बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में बच्चों हम बात करेंगे कार्नेट साइकिल की। और कार्नेट साइकिल के बारे में हम थोड़ी डिटेल देखते हैं। ये साइकिल सबसे पहले 1824 में साइंटिस्ट थे सादिक कार्नेट, उन्होंने इस साइकिल के बारे में डिटेल प्रोवाइड की। ये साइकिल एक आइडियल साइकिल है जो कि ये कहता है कि जब भी आप किसी भी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट कर देता है। इट मीन ये जो साइकिल है जो कि सादिक कार्नेट ने सजेस्ट किया था, उनका ये कहना था कि आप किसी भी सिस्टम को अगर हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो मैक्सिमम उसको वर्क में कन्वर्ट कर देगा। और ये सारी चेंजेस एक साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू होंगी और रिवर्सिबली होगी। और ऐसा साइकिल जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन में काम करेगा, उसको बच्चे हम कार्नेट साइकिल का नाम देंगे। और जबकि ये जो इंजन इस साइंटिस्ट ने डेवलप किया था उसको कॉर्नेट हीट इंजन का नाम दिया गया था। अब इसको पूरे मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए आप ये फर्ज कर सकते हैं कि आपके पास जो है वो एक मोल ऑफ गैस है जो कि हमने एक सिलेंडर के अंदर जो है वो फिल कर दी है। और इसके अंदर जो हम पिस्टन इस्तेमाल कर रहे हैं वो फ्रिक्शन लेस है। फ्रिक्शन लेस का मतलब ये है कि जाहिर है अगर फ्रिक्शन होगी तो फिर तो वो हीट को लूज कर देगा और आपका 100% जो अमाउंट ऑफ हीट है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। इसीलिए यहाँ पे जो पिस्टन इस साइंटिस्ट ने जो है वो सजेस्ट किया कि वो ऐसा पिस्टन होगा जो कि फ्रिक्शन लेस होगा। जबकि हम जानते हैं कि नेचर के अंदर अभी तक ऐसी कोई भी इंजन इजाद नहीं किया गया जो कि 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी हीट जो है वो लूज हो रही होती है कहीं पर इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन। यानी आपकी अगर जैसे गाड़ी है, अगर आपने इसको स्टार्ट किया है तो आप देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो गर्म हो जाता है, क्योंकि आपकी जो अमाउंट ऑफ हीट आप दे रहे हैं वो लूज हो रही है इन द सोर्स ऑफ कोल्ड रिजर्वायर की शक्ल में। एज ए रिजल्ट जो आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो सबसे पहले आपने यही ध्यान में रखना है कि जो कार्नेट का इंजन था ये आपका आइडियल इंजन नहीं। कार्नेट का जो इंजन है वो आइडियल इंजन है, जबकि बाकी नेचर में जितने भी इंजन होते हैं वो आइडियल इंजन नहीं होते। ठीक है। और उसके बाद उसका ये कहना था कि उसने इसको टू सोर्स यानी एक टेम्परेचर T1 और दूसरा जो है वो T2 के जरिए जो है वो उस इंजन को रखा गया। और इसके बाद उसने ये भी किया कि उसने इस गैस को जो हीट प्रोवाइड की वहां पे जो हीट का रिजर्वायर था वहां पर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट, या आप ये कह सकते हैं कि वहां पे वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो प्रोवाइड की गई, ताकि ये ना हो कि अगर आप हीट इस सिलेंडर को दे रहे हैं जो कि इसमें जो गैस फिल है वो गैस उस हीट को तो एब्जॉर्ब कर ले लेकिन बाद में रिजर्वायर के अंदर जो है वो कमी हो जाए और बाद में सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन ना रह सके। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो दोनों रिजर्वायर की हीट है उसको काफी लार्ज होना चाहिए ताकि आपका सिस्टम जो है वो स्मूथली वर्क कर सके। ये बच्चों आपके पास इस कार्नेट साइकिल की एक पीवी डायग्राम है जिसको हम प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम कहते हैं। इसमें वॉल्यूम को हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग जबकि प्रेशर को हम वाई एक्सिस के लॉन्ग लेते हैं। इसकी डिटेल अभी हम आगे देखेंगे, फिर आपको समझ आएगी कि ये जो साइकिल है इसको बेसिकली बच्चों 4 स्टेप में डिवाइड किया गया है, जिनमें एक एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन है। सबसे पहला जो स्टेप है बच्चों वो आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन है और ये सेकंड नंबर पे आएगा। ये लिखते हुए थोड़ी मिस्टेक हो गई है। थर्ड पर आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन होगा और लास्ट पे एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन होगा। ठीक है। तो यहाँ पर भी अगेन थोड़ा इसका नेम जो है वो गलत हुआ है कि ये एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन लिखा गया है जबकि ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन है। ठीक है। तो आपने इधर फोकस नहीं करना, आपने इसको देखना है कि ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप इधर राइट साइड पे एक डायग्राम देखें कि यहाँ पे हमारे पास एक गैस है, इसको हमने फिल किया है और इसको हमने एक सिलेंडर, ये जो गैस का जो सिलेंडर है इसको हमने सोर्स ऑफ हीट के ऊपर रखा है और यहाँ पे हीट की जो अमाउंट है, यहाँ पे जो इसका टेम्परेचर हमने रखा हुआ है रिजर्वायर का वो आपका T2 है। ठीक है। जबकि सिलेंडर और जो आपका सोर्स ऑफ हीट है इनके दरमियान में जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो आपका कंडक्टिंग मटेरियल है, जो इसका मीनिंग ये है कि ये हीट जो है वो आपकी एंटर हो रही है इस गैस के पास और गैस ने जो है वो इस क्यू अमाउंट ऑफ हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। और अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद इस गैस ने वर्क किया है इन अपवर्ड डायरेक्शन में, और पहले इसका वॉल्यूम V1 था और अब इसका वॉल्यूम इंक्रीज होके क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल में इसका टेम्परेचर जो था वो T2 था, प्रेशर इसका P1 था और वॉल्यूम इसका V1 था।
अब ये बात आपने याद रखनी है कि आप यहाँ पे देखते हैं कि जब गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो यहाँ तक तो गैस का प्रेशर ज्यादा था, लेकिन जब ये गैस का वॉल्यूम यहाँ तक जाएगा तो डेफिनेटली इसका जो प्रेशर है वो क्या हो चुका होगा, कम हो चुका होगा। क्योंकि ये आप पढ़ चुके हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि जो आपका सिलेंडर है इसको हमने इस हॉट रेजरवायर के ऊपर रख रखा है, और यहाँ पे गैस को हम अलाउ कर रहे हैं एक्सपेंड होना आइसोथर्मली और रिवर्सिबली, ताकि आपका गैस का जो वॉल्यूम है वो V1 से V2 तक इंक्रीज हो सके। और इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे हमने इसको रिप्रेजेंट किया किस कर्व से। ये कर्व आपका कहलाता है ए बी कर्व। और इस ए बी कर्व को अगर आप डाउन द डायरेक्शन मीट करें वॉल्यूम की साइड पे, तो आप देखते हैं कि जब आपका ये कर्व कंप्लीट हो चुका होगा तो यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो चुका है, सॉरी वॉल्यूम जो है वो इसका इंक्रीज हो चुका है, और वॉल्यूम जो है वो आपका V2 होगा। और अगर आप इसी पॉइंट को मीट करते हैं अलोंग वाई एक्सिस, तो आप यहाँ नोट करें पॉइंट ए पर पहले इसका प्रेशर हाई था और अब इस पॉइंट के ऊपर आके इसका प्रेशर कम हो चुका होगा। तो ये चीज अभी आपने इधर अंडरस्टैंड की कि जब आपके पास इस पॉइंट में जो कि आपका फर्स्ट ऑपरेशन की स्टेज है, इसके अंदर गैस का जो वॉल्यूम है जब वो V2 तक बढ़ेगा तो डेफिनेटली गैस का वॉल्यूम तो बढ़ा है लेकिन प्रेशर कम हुआ है। तो यही चीज हमने इस पीवी डायग्राम में अंडरस्टैंड करनी है कि पीवी डायग्राम में इसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ चुका होगा लेकिन इसके प्रेशर में नुमाया तौर पर कमी वाक़या हो चुकी होगी। अब हर स्टेप पे बच्चों इसके मैथमेटिकल स्टेप्स हैं और मैथमेटिकल डेरिवेशन है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था जब मैंने आपको इसकी बेसिक्स पढ़ाई थी। तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भी आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑलवेज इक्वल टू जीरो होती है। तो ये पॉइंट आपके माइंड में होगा। तो आप अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि डी क्यू विल बी इक्वल टू डी ई प्लस डी डब्ल्यू। और चूंकि ये हमारा स्टेप नंबर 1 है तो यहाँ पे इसके वर्क को हम W1 से इंडिकेट करेंगे। और चूंकि सिस्टम में जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की है उसको हमने Q2 से इंडिकेट किया है, तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन हासिल होगा इट विल बी इक्वल टू DQ2 इक्वल टू DW1 के। जबकि आप वर्क के बारे में जानते हैं कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है। तो यहाँ पे जब आप इसको देखते हैं तो ये आपके पास इसका डाटा निकल आता है। सो हमारे पास ये इक्वेशन आती है कि DQ2 विल बी इक्वल टू DW1, और W1 की जगह पे आपने इसका प्रेशर वॉल्यूम वर्क डाल दिया है। अब अगला स्टेप जो है वो बच्चों हमारे पास इंटीग्रेशन का आता है। इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास दो तरह की इंटीग्रेशन बच्चों परफॉर्म की जाती है। एक सिंपल इंटीग्रेशन होती है और एक इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स होती है, ठीक है। तो जब आपने इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स लिखनी है तो लिमिट्स लिखते वक्त याद रखिएगा यहाँ पे बच्चों कोई थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी लिखते हुए, तो आपने ये V2 और V1 को आपने इस साइड पे लिखना है जो कि इसकी लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जो है वो आपने इक्वेशन की दोनों साइडों पर लेते हैं। ये इंटीग्रेशन की बच्चों सिंबल होती है, और लिमिट्स जब लिखी जाती है तो जिसकी लिमिट हायर होती है उसको हम अबव लिखते हैं, और जिसकी लिमिट लो होती है यानी जो हायर वैल्यू होगी वो ऊपर आएगी, जो लोअर वैल्यू होगी वो नीचे आएगी। तो ये भी आपने पढ़ रखा है कि जब भी आपने इंटीग्रेशन करनी हो तो जो कांस्टेंट फैक्टर होते हैं वो आपने इंटीग्रेशन के बाहर लिखने होते हैं। और जो स्मॉल डी है बच्चों यहाँ पे वो चेंज को इंडिकेट कर रहा है, और जो यहाँ पे हमारी चेंज है वो चेंज इन वॉल्यूम है, तो इसके आगे इंटीग्रेशन का साइन आना चाहिए। जबकि जो कांस्टेंट फैक्टर होते हैं वो हम इंटीग्रेशन से बाहर लिखते हैं। लेकिन इससे पहले हम पीवी का रिलेशन जानते हैं कि पीवी हमेशा इक्वल होता है एनआरटी के, और अगर आपने यहाँ से प्रेशर को निकालना हो तो ये आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे आपका टेम्परेचर जो है वो T2 है, तो P विल बी इक्वल टू NRT2 ओवर V हो जाएगा। अब इसके बाद आपने इस इक्वेशन नंबर 2 को आपने किस में पुट कर देना है, इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो Q2 जो है वो आपका किस तरह से इक्वल आ जाएगा कि यहाँ पे आपने प्रेशर की जगह पे इसकी वैल्यू को पुट कर देना है। अब जितने भी आपके फैक्टर जो कांस्टेंट होंगे उन सबको आपने इंटीग्रेशन की टर्म से बाहर लिख देना है। तो ये बच्चों आपके पास एक रूल है किसका, इंटीग्रेशन का, कि इंटीग्रेशन ये कहती है कि अगर आपने किसी भी टर्म का dv ओवर v लेना हो और उसकी इंटीग्रेशन कर रहे हो तो इंटीग्रेशन करते वक्त इसका आंसर लॉग नेचुरल v के अकॉर्डिंग आएगा। अगर फर्ज करें यहाँ पर बटा में v ना होता और इसकी इंटीग्रेशन की जाती तो इसका आंसर v प्लस किसी न किसी कांस्टेंट के इक्वल होना था। तो पहले आपने इंटीग्रेशन का ये रूल याद करना है कि अगर आपके पास dv ओवर v है और उसकी आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वो अब लाजमी तौर पर किस में कन्वर्ट होगा, लॉग नेचुरल के अंदर। और अगर तो आपके पास इसकी लिमिट्स हैं तो लिमिट्स के वक्त आप क्या करते हैं, इसकी लिमिट आप लिखते हैं अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट।
जो लिमिट हायर होती है वो ऊपर लिखी जाती है, जो लिमिट लोअर होती है उसको बच्चे हम नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे आपने जब इसको लिखना होगा तो आप लॉग नेचुरल ऐसे लिख के ऊपर लिमिट को आप V2 लिखेंगे, लोअर लिमिट को आप V1 लिखेंगे। इसके बाद आपने पढ़ा है कि माइनस के साइन को इन केस ऑफ लॉग नेचुरल उसको हम डिवीजन की शक्ल में यानी बटा की शक्ल में शो करते हैं। लॉग नेचुरल को आप एक दफा लिखेंगे और ये आपके पास V2/V1 हो जाएगा। इसके बाद अभी आपने यहाँ देखा था कि जो आपका वर्क डन है, ठीक है, ये अभी आपने पिछली स्लाइड में नोट किया था कि आपके पास जो इसका वर्क डन है वो किसके इक्वल आ रहा था, DQ2 के इक्वल आ रहा था। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि वर्क डन विल बी इक्वल टू Q2 और Q2 की जगह पे उसकी आपने वैल्यू डाल देनी है। तो ये बच्चों आपके पास वर्क डन इसका फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसके बाद बच्चों हमारा सेकंड स्टेप आता है जिसको हम कहते हैं एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर बच्चों सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज की जाती है वो ये की जाती है कि आपने अपना सिलेंडर को उठाना है और उसको आपने एक ऐसे मटेरियल के ऊपर रख देना है जो कि इंसुलेटिंग मटेरियल होगा। इंसुलेटिंग मटेरियल बच्चों वो मटेरियल होता है जो कि क्यू अमाउंट ऑफ हीट को ना तो इसमें पास आउट होने देता है, ना ही इसको एग्जिट होने देता है। यानी इस सिलेंडर में अब ना तो कोई हीट एंटर होगी, ना ही सिलेंडर से कोई हीट बाहर निकलेगी, बल्कि इसके अंदर जो आपने गैस फिल कर रखी है उसने क्या किया हुआ है, वो जो है वो पहले एक्सपेंड हो रही थी, अब उसके अंदर जो इन अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होगी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कहलाती है, उसकी इंटरनल एनर्जी कहलाती है। उस इंटरनल एनर्जी की जो अमाउंट होगी वो यूज होगी इस सिस्टम के अंदर पिस्टन को अपवर्ड लेके जाने पे, यानी दूसरे लफ्जों में इस सिस्टम पर वर्क डन होगा और ये किस बेस के ऊपर होगा, एट द कॉस्ट ऑफ देयर इंटरनल एनर्जी होगा। और अब इसका जो गैस का वॉल्यूम है वो पहले V2 था, अब क्या हो चुका होगा, V3 हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि ये प्रोसेस एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर हमेशा क्यू अमाउंट ऑफ हीट की वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू जीरो होती है। सो इसी वजह से हम इस सिस्टम को एडियाबैटिक सिस्टम का नाम देते हैं। और इसके लिए जो हमारे पास डेरिवेशन है वो हम देखेंगे। और इसके अंदर अगेन हमने वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करना है। तो चूंकि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है तो क्यू अमाउंट ऑफ हीट की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, जीरो। तो वर्क डन आपका किसके इक्वल होगा, क्योंकि वर्क जो है वो आपका एट द कॉस्ट ऑफ डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी हो रहा है, तो यहाँ पे आपके पास माइनस साइन आ जाएगा। अब जरा मैं आपको इंटरनल एनर्जी के हवाले से बता दूं कि आप देख लें आपने सिस्टम को हीट भी प्रोवाइड नहीं कर रहे, फिर भी आपका जो सिस्टम का जो पिस्टन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप सारा दिन एक रोजा रखते हैं और आप कुछ खा पी नहीं रहे होते, लेकिन आपके पास फिर भी एनर्जी होती है जो कि आप अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। अब वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, जो आपके सिस्टम के अंदर यानी जो आपने पहले से एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है वो यूज हो रही है आपकी डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। इसी तरह यहाँ पर भी यही कुछ हो रहा है कि यहाँ पे भी आपके सिस्टम ने किसी भी किस्म की कोई हीट ना तो एब्जॉर्ब की है ना ही एग्जिट की है, बल्कि इस सिस्टम के अंदर जो गैस मौजूद है उस गैस के अंदर जो पहले से एनर्जी स्टोर है जिसको हम इंटरनल एनर्जी कह रहे हैं, उस इंटरनल एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है टू परफॉर्म देयर वर्क। तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो एट द कॉस्ट ऑफ डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी हो रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि वर्क डन विल बी इक्वल टू -dE। अब इसकी तरह आपने हीट कैपेसिटी पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू dQ/dt होता है। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये PdV के इक्वल होगा। सो यहाँ पे अगर आपने DQ की जगह पे ये पूरी वैल्यू लगा देते हैं तो चूंकि ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू जीरो होगा। सो ये PdV की पूरी टर्म इक्वल टू जीरो हो जाएगी और यहाँ पे आपका CV का जो फैक्टर है इट विल बी इक्वल टू DE/dt हो जाएगा। सो अगर आप यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी की बात करें तो मोलर का मतलब ये होता है कि आप फॉर 1 मोल ऑफ गैस के लिए बात कर रहे हैं। तो अगर आप 1 मोल के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे आपने एन की वैल्यू लगा देनी है जो कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। सो यहाँ पे डीई की वैल्यू इक्वल हो जाएगी NCV/dt के। तो चूंकि वर्क डन की अगर हम बात करेंगे तो वर्क डन जो है वो एट द कॉस्ट ऑफ डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है। तो इसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने इस इक्वेशन की इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है। तो जब भी आपने इंटीग्रेशन इसकी परफॉर्म करेंगे आप बिटवीन लिमिट्स करेंगे और जिसके साथ डी लिखा गया हो उसी की ही इंटीग्रेशन की जाती है। तो इंटीग्रेशन से पहले आपने डेरिवेटिव लगाना होता है, लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि यहाँ पे जो आप लिमिट्स लेंगे इस केस में आपकी फाइनल या हायर लिमिट्स T1 के लाएगी और इनिशियल या लोअर लिमिट्स आपकी T2 के लाएगी, ठीक है। इसके बाद
आपने इस इक्वेशन में अगेन उसी तरह इंटीग्रेशन के फार्मूला को खोलेंगे, और चूंकि अब यहाँ पे बटा नहीं है तो यहाँ पे लॉग नेचुरल हम नहीं लगा रहे। तो यहाँ पे आपके पास सिंपल जो हायर लिमिट होगी वो t1, लोअर लिमिट होगी आपकी t2, और यहाँ पे आपके पास इक्वेशन में माइनस का साइन मौजूद है। अब ये माइनस का साइन इस t1 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस का साइन इस t2 से भी मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, यानी पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिख देंगे, नेगेटिव वैल्यू को बाद में लिख देंगे। ये हमारे पास सेकंड स्टेप आ जाएगा। अब इसी तरह आपने थर्ड स्टेप की तरफ जाना है। थर्ड स्टेप आपका, पहले तो आपने एक्सपेंशन करवाई थी, थर्ड स्टेप में अब आपकी क्या होगी, कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन किस तरह से होगा कि अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे आपने अगेन इस सिस्टम को, जो सिलेंडर वाला था, उसको आपने इंसुलेटिंग मटेरियल से उठा के उस सिंक के ऊपर रख दिया है, और ये वो सिंक है जो कि इस हीट को जो है वो अपनी जानिब लेकर जाएगा। यानी आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर यहाँ पे पिस्टन अप्लाई करना है। पिस्टन अप्लाई करने से आपकी गैस क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। जब आपकी गैस कंप्रेस होगी तो डेफिनेटली इसका वॉल्यूम आपका डिक्रीज कर जाएगा, और इसका वॉल्यूम क्या डिक्रीज करेगा, इसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा फ्रॉम V3 टू V4। ठीक है, इस बात को आप यहाँ अंडरस्टैंड करें कि चूंकि आपका ये P3 जो था ये सी वाली स्टेज थी, और यहाँ पे आपके डी पॉइंट पर आके इसका वॉल्यूम क्या हो चुका है, V4 हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो चूंकि आपकी गैस कंप्रेस हो रही है, गैस कंप्रेस होने का मतलब क्या है कि वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो रहा है, इसलिए डी पॉइंट पर आके आपका वॉल्यूम V4 के पॉइंट पर आके डिक्रीज हो रहा है। और जब आपका वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाएगा। P3 पे देखें इसका प्रेशर कम था, जबकि अगर आप P4 पे देखें तो इसका प्रेशर हायर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि जब भी आपके पास कंप्रेशन होगी तो गैस आपकी क्या प्रोड्यूस करेगी, क्यू अमाउंट ऑफ हीट को प्रोड्यूस करेगी, और ये जो क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी वो कहाँ पे चली जाएगी, आपके सिंक की जानिब। और सिंक की जानिब जाने पर ये चूंकि आपका प्रोसेस आइसोथर्मल है और रिवर्सिबल है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी, और वर्क डन ऑन द गैस जो है वो प्रॉपरली इस्तेमाल होगा। और इसकी डेरिवेशन सेम जैसे आपने स्टेप नंबर 1 में की थी, सेम उसी तरह करेंगे। इस डेरिवेशन को अब आपने देख लेना है। मैं यहाँ से आपको सिर्फ स्टेप नंबर 3 की जो फाइनल कैलकुलेशन होगी, जो कि W3 की शक्ल में है, उसको हम नोट डाउन करेंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका फोर्थ स्टेप स्टार्ट होता है। फोर्थ स्टेप में अब आपने क्या करना है, इस अगेन सिलेंडर को उठाना है और आपने इसको इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर रख देना है, और मजीद आपने क्या करना है, इस गैस को कंप्रेस करना है। इस तरीके से गैस को कंप्रेस करना है कि अब गैस का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम लेवल तक डिक्रीज हो चुका होगा, और यहाँ पे इस गैस का प्रेशर बहुत ही हाई होगा। जैसे आपने W2 निकाला था, सेम उसी मेथड से आपने W4 को निकाल लेना है। अब लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने नेट वर्क डन जो है वो कैलकुलेट करना है, जो कि बेसिकली बच्चों सम अप होता है तमाम तरह के वर्क डन का। इनको जब आप करेंगे तो आप ये नोट करेंगे कि जो W2 का जो वर्क होगा और जो W4 का वर्क होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और फाइनली आपके पास जो वर्क डन आ जाएगा वो इस शक्ल में आपको हासिल होगा। अब बच्चों आपके पास एक और चेंज आती है जिसको बच्चे हम बोलते हैं एडियाबैटिक चेंज का, और ये एडियाबैटिक चेंज जो है वो हम अप्लाई करते हैं इस फार्मूला में। सबसे पहले तो आपको गैमा का पता होना चाहिए। गैमा जो है वो बच्चों रेशियो होती है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के। अब यहाँ पे कुछ रिलेशंस हैं, ये रिलेशन बच्चों आपने याद करने हैं, क्योंकि इसकी डेरिवेशन अगर हम फर्दर करने बैठ जाएंगे तो फिर हमारा जो कार्नेट साइकिल होगा वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर ये रिलेशन हमें हासिल होते हैं कि T2/T1 विल बी इक्वल टू V3/V2, और ये जो है वो रेशियो ऑफ गैमा -1 है। इसी तरह T2/T1 V4/V1 के इक्वल होता है। क्योंकि ये दोनों साइड इक्वेशन की इक्वल है, सो हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। अब ये वाली जो पावर है इस साइड की पावर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, और आपके पास ये रिलेशन क्या आ जाएगा, V3/V2 विल बी इक्वल टू V4/V1 के। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये जो वर्क डन, जो आपने टोटल वर्क डन अभी पीछे कैलकुलेट किया था, ये वाला फाइनल वाला, इस वर्क डन को हमने क्या किया, अगेन लिखा। और हमने क्या किया, हमने चूंकि हमारे पास प्लस में हो रहा था तो हमने इस इक्वेशन को क्या कर दिया, चेंज किया। यानी इसको हमने V2 से ओवर V1 किया। तो यहाँ पे जब भी आपके पास नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाती है और ऊपर वाली वैल्यू नीचे जाती है तो आपका साइन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाएगा। और रिवर्स होने के नतीजे में आपने इसके अंदर से कॉमन ले लेना है T2 - T1, और ये आपके पास V2/V1 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बच्चों आप थोड़ा सा इस चीज को गौर करें कि ये जो आपके पास इक्वेशन थी वो V4/V3 थी। ठीक है, यहाँ पे भी आपकी इक्वेशन V4/V3 है और ये V1/V2 है।
तो ये मैंने इस वाली इक्वेशन में, कौन सी वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में V4/V3 की जगह पे उसकी वैल्यू को सिंपल पुट किया था, और फिर मैंने इसको रिवर्स किया और कॉमन निकाला। तो ये आपके पास फाइनल जो है वो वर्क डन की इक्वेशन आ जाती है। अब इसके बाद ये वर्क डन निकालने के बाद बच्चों हमारे पास एक फार्मूला आता है एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन का। और सबसे पहले हम एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बेसिकली क्या होती है बच्चों, कारकर्दगी होती है। कि जैसे फर्ज करें एक स्टूडेंट है जो कि पूरा साल पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद उसने क्या ग्रेड हासिल किए, उसकी क्या पोजीशन रही क्लास में, वो उस स्टूडेंट की एफिशिएंसी है, जो कि उसकी मेहनत को इंडिकेट करती है, उसके हार्ड वर्क को इंडिकेट करती है। इसी तरह जो इंजन है, इसकी एफिशिएंसी भी बच्चों बेसिकली वो वर्क डन होता है जो कि इंजन परफॉर्म करता है। यानी इंजन ने जितना काम किया, किससे परफॉर्म किया, जो कि हीट हमने उसको प्रोवाइड की थी। तो ये बेसिकली रेशियो होगी वर्क डन बाय द इंजन इन अ साइक्लिक प्रोसेस टू द हीट Q2 टेकन फ्रॉम द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। तो चूंकि हाई टेम्परेचर रिजर्वायर हमारा T2 है, तो जो सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की है एट टेम्परेचर T2 पे, वो बेसिकली हम इस्तेमाल करेंगे, और इसका फार्मूला W/Q2 हो जाएगा। किसके हवाले से, एफिशिएंसी के हवाले से। और इस सिस्टम की एफिशिएंसी को बच्चों हम इंडिकेट करेंगे साइन ऑफ ईटा से। और इस ईटा के अंदर आपने ये Q2 की वैल्यू हमने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट की थी, और हमने कहा कि जो हमारे पास एफिशिएंसी है ये इक्वल है वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई के। वर्क डन वो वर्क डन है जो कि अभी आपने यहाँ पर ये कैलकुलेट किया था। ठीक है, इसकी जगह पे आपने वर्क डन की वैल्यू लिखी, और जो हीट सप्लाई की जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे डाली। इसके बाद आपने इस आर को आर के साथ कैंसिल किया, लॉग नेचुरल V2/V1 को इसके साथ कैंसिल किया। पीछे आपके पास T2/T1 डिवाइडेड बाय T2 आ गया। अब ये T2 इस T2 के साथ भी जो है वो डिवाइड हो रहा है, ये इस T1 के साथ भी हो रहा है। तो फाइनली आपका ये T2 से कट जाएगा, और ये 1 - T1/T2 रह जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिएगा, वो ये कहते हैं कि जो T1 है वो आपका लो टेम्परेचर सिंक है, और लो टेम्परेचर सिंक को कभी भी आपने जीरो नहीं हो सकता। सो हमारे पास ये है कि जो एफिशिएंसी है हीट इंजन की, इट विल ऑलवेज लेस देन 1, जिसके नतीजे में आपका जो प्रोसेस है वो साइक्लिक हो जाएगा, और हीट कैन नेवर बी कंप्लीटली ट्रांसफर इनटू वर्क। तो ये हमारे पास अब जितने भी इंजन वर्क करते हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल्स के हैं, गाड़ियों के हैं, व्हीकल्स के हैं, तो वहां पर हीट कभी भी आपकी 100% वर्क में कंप्लीट नहीं होती, कन्वर्ट नहीं होती। यही वजह है कि कुछ देर के बाद जो आपकी गाड़ियों के इंजन है वो गर्म हो जाते हैं, क्योंकि वो हीट को रिलीज कर रहे होते हैं। लेकिन जो कार्नेट का साइकिल है, क्योंकि वो एक आइडियल इंजन है, ऐसा ये हाइपोथेटिकल इंजन है, ये नेचर के अंदर रियली एग्जिस्ट नहीं करता। ये रिवर्सिबल होगा, और वर्क डन जो है इसमें जो हमें ऑब्टेन्ड होगा वो मैक्सिमम होगा, और एफिशिएंसी भी इसकी मैक्सिमम होगी। अब वो कहते हैं कि जितना आपका डिफरेंस आएगा किस में, T2 से T1 में, जितना डिफरेंस हायर होगा उतना ही आपकी मशीन की एफिशिएंसी ग्रेटर होगी। और जो एफिशिएंसी है कॉर्नेट इंजन की, ये डिपेंड नहीं करती नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस पे, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड द सिंक पर डिपेंड करती है। यहाँ तक बच्चों हमारा लेक्चर था, और इसी के साथ ही हमारा आज की वीडियो एंड होती है।